IEEE 802.11 के एक इम्पॉर्टेंट लेयर के बारे में, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि IEEE 802.11 जो है यह सपोर्ट करता है 3 तरह के अलग अलग फिजिकल लेयर्स को यह सपोर्ट करता है। इसमें से एक लेयर जो बेस्ड होता है वो बेस्ड होता है इंफ्रारेड पे बेस्ड होता है, और जो अदर 2 लेयर्स हैं वो बेस्ड होते हैं रेडियो ट्रांसमिशन पे। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन पे वो बेस्ड होते हैं। जितने भी फिजिकल लेयर के वेरिएंट हैं, जितने भी फिजिकल लेयर के वेरिएंट्स हैं फॉर द IEEE 802.11, उसमें इंक्लूड होता है प्रोविज़न ऑफ द क्लियर चैनल असाइनमेंट सिग्नल CCA। यानी कि फिजिकल लेयर IEEE 802.11 के जितने भी वेरिएंट हैं उसमें इंक्लूड होता है एक क्लियर चैनल असाइनमेंट सिग्नल CCA। अब यह क्लियर चैनल असाइनमेंट सिग्नल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो भी मैकेनिज़म्स यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज़म्स, जिससे कि मीडियम एक्सेस को कंट्रोल किया जाना है और यह इंडिकेट करना है कि जो मीडियम है वो करेंटली आइडल है, अभी बिजी नहीं है, इस पर्पस के लिए यूज़ होता है एक क्लियर चैनल असेसमेंट सिग्नल। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यह डिटरमाइन करता है कि कैसे इस सिग्नल को ऑब्टेन किया जाएगा। द फिजिकल लेयर ऑफ़र करता है एक सर्विस एक्सेस पॉइंट SAP, जिसमें कि 1 या फिर 2 मेगाबाइट ट्रांसफ़र रेट होता है टू द मैक लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि फ़िज़िकल लेयर्स के यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग वेरिएंट हैं। ठीक है, यानी कि 3 तरह के हमारे पास डिफरेंट फिजिकल लेयर हैं। तो उसका जो पहला वेरिएंट है, यानी कि IEEE 802.11 में फिजिकल लेयर का जो पहला वेरिएंट है वो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम यानी कि FHSS एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है, जिससे कि हम को एग्जिस्टेंस देख सकते हैं मल्टीपल नेटवर्क्स का, और ये मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं सेम एरिया में, और जिन्हें सेपरेट करने के लिए, ठीक है, जिन्हें सेपरेट करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क्स का यूज़ किया जा सकता है, और इनमें डिफरेंट होपिंग सीक्वेंसेस यूज़ किए जा सकते हैं। यदि हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करता था 79 होपिंग चैनल्स फॉर नॉर्थ अमेरिका और एंड यूरोप, और 23 होपिंग चैनल्स जो होते थे वो होते थे जापान के लिए, जिसमें बैंडविड्थ था वो था 1 मेगाहर्ट्ज़, जो था 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM बैंड में। किसी भी पर्टिकुलर चैनल का जो सिलेक्शन होता था उसे अचीव किया जाता था एक स्यूडो रैंडम होपिंग पैटर्न के द्वारा। नेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ और पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करते थे, जैसे कि मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर वो 1 वाट था यूनाइटेड स्टेट्स में, 100 मेगावाट EIRP यानी कि इक्विवेलेंट आइसोट्रॉपिक रेटेड पावर यह था यूरोप में, और 10 मेगावाट पर मेगाहर्ट्ज़ था जापान में। यह स्टैंडर्ड यह स्पेसिफाई करता था कि गॉसियन शेप्ड FSK यानी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग GFSK एज अ मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होता था फॉर FHSS फिजिकल लेयर फॉर 1 मेगाबाइट पर सेकेंड एट ए 2 लेवल GFSK मीन्स गॉसियन शेप्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग यूज़ होता था, और एक 4 लेवल GFSK 2 मेगाबाइट पर सेकेंड्स के लिए यूज़ होता था। जब भी हम सेंड करते थे और रिसीव करते थे एक 1 मेगाबाइट सिग्नल को, तो यह मैंडेटरी होता था सारे डिवाइसेस के लिए कि ऑपरेशंस जो है वो 2 मेगाबाइट पर सेकेंड पे ऑप्शनल हो सकता है। ठीक है, इसकी मदद से हम जो भी लो कॉस्ट डिवाइसेस अवेलेबल होते थे उन्हें आप लोअर रेट पे ऑपरेट कर सकते थे, और ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस को दोनों तरह के ट्रांसमिशन रेट्स के लिए यानी कि 2 मेगाबाइट पर सेकेंड और 1 मेगाबाइट पर सेकेंड के लिए, दोनों के लिए ऑपरेट किया जा सकता था फॉर 802.11। यदि हम एक डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में नेक्स्ट बताया जाएगा एक फ्रेम ऑफ फिजिकल लेयर यूज्ड विद FHSS। ठीक है, तो इस डायग्राम को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक डायग्राम दिखाया जा रहा है जो कि है फॉर्मेट ऑफ एन IEEE 802.11 फिजिकल फ्रेम यूजिंग FHSS। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 80 बिट्स जो है वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हैं,
16 बिट्स SFD टास्क के लिए है, 12 बिट्स जो है वो PLW टास्क के लिए है और 4 बिट्स PSF टास्क के लिए हैं यानी कि PLCP सिग्नलिंग फील्ड के लिए है और 16 बिट्स जो है HEC यानी कि हेडर एरर चेक के लिए हैं। और पे लोड्स के लिए जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो वेरिएबल रहेंगे यानी कि फिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आपको डायग्राम बताया था वो था ए फ्रेम ऑफ फिजिकल लेयर यूज्ड विद FHSS। इस फ्रेम में दो बेसिक पार्ट्स हैं। पहला है PLCP पार्ट यानी कि प्रीएमेबल एंड हेडर और पेलोड पार्ट, जहाँ पर PLCP पार्ट हमेशा ट्रांसमिटेड होता है एट 1 मेगाबाइट पर सेकेंड। पेलोड यानी कि मैक डेटा या तो यूज़ कर सकता है 1 मेगाबाइट पर सेकेंड या फिर 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। एडिशनली मैक डेटा स्क्रैम्बल्ड हो सकता है यूजिंग द पॉलिनोमियल SZ इक्वल Z की पावर 7 प्लस Z की पावर 4 प्लस 1 फॉर DC ब्लॉकिंग एंड वाइटनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम। इस फ्रेम के कुछ फील्ड्स होते हैं जो निम्नलिखित फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक फील्ड है इसमें सिंक्रोनाइजेशन। यह एक PLCP प्रीएमेबल है जो कि स्टार्ट होता है 80 बिट सिंक्रोनाइजेशन के साथ, जिसमें कि एक बिट पैटर्न हो सकता है 01 0 01 01 01 बिट पैटर्न हो सकता है। यह पैटर्न यूज़ किया जाता है फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल रिसीवर एंड सिग्नल डिटेक्शन बाय द CCA स्टार्ट फ्रेम डिलीमीटर SFD। यह 16 बिट्स इंडिकेट करते हैं कि फ्रेम का स्टार्ट हो रहा है और प्रोवाइड कराते हैं फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन। ऐसा हो सकता है 4 टाइम्स 0 1 1 0 0 1 0 4 टाइम्स 1 0 1। PLCP PDU लेंथ वर्ड PLW। PLCP हेडर का जो फर्स्ट फील्ड होता है वो इंडिकेट करता है पे लोड का लेंथ बाइट्स में, जिसमें इंक्लूड होते हैं 32 बिट CRC एट द एंड ऑफ पेलोड। PLW की रेंज हो सकती है 0 से लेके 4095 तक। PLCP सिग्नलिंग फील्ड PSF, यह एक 4 बिट फील्ड है जो कि इंडिकेट करता है डेटा रेट ऑफ द पेलोड। सारे बिट्स यदि 0 पे सेट होते हैं यानी कि 4 टाइम्स 0 होता है तो यह इंडिकेट करता है कि लोएस्ट डेटा रेट हो सकता है और वो लोएस्ट डेटा रेट हो सकता है 1 मेगाबाइट पर सेकेंड का। ग्रैनुलैरिटी जो होती है वो होती 500 किलोबाइट पर सेकेंड, इसलिए 2 मेगाबाइट पर सेकेंड को हम इंडिकेट कर सकते हैं बाई 0010 और मैक्सिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 8.5 मेगाबाइट पर सेकेंड, जिसे हम इंडिकेट कर सकते हैं एज 4 टाइम्स 1। यह सिस्टम ऑब्वियसली एकोमोडेट नहीं करता है आज के समय के हायर डेटा रेट्स को, यानी कि यह सिस्टम जो है आज के समय के हायर डेटा रेट्स के उतने सफिशिएंट नहीं है। हेडर एरर चेक HEC। फाइनली PLCP हेडर को प्रोवाइड किया जाता है बाय ए 16 बिट चेकसम, जिसमें एक स्टैंडर्ड ITUT जनरेटर पॉलिनोमियल यूज़ होता है जो है Gx इक्वल x की पावर 16 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। नेक्स्ट जो वेरिएंट है IEEE 802.11 फिजिकल लेयर का वो है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम यानी कि DSSS जो है एक अल्टरनेटिव है स्प्रेड स्पेक्ट्रम मेथड का, जिसमें कि हम सेपरेट करते हैं बाय कोड और इसमें हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं करते हैं। इस IEEE 802.11 के केस में DSSS यानी कि डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम को अचीव किया जाता है बाय यूजिंग द 11 चिप बारकर सीक्वेंस, जो कि हो सकता है +1 -1 +1 +1 -1 3 टाइम्स कंटिन्यूसली +1 एंड 3 टाइम्स कंटिन्यूसली -1। इस मेथड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि इसका रोबस्टनेस होता है अगेंस्ट इंटरफेरेंस और इसकी इनसेंसिटिविटी होती है
मल्टीपाथ प्रोपगेशन के लिए, यानी कि इसमें एक टाइम डिले स्प्रेड यूज़ हो सकता है। फिर भी एक डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो FHSS से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। IEEE 802.11 DSSS फिज़िकल लेयर भी यूज़ करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ISM बैंड और यह ऑफ़र करता है 1 और 2 MB डेटा रेट्स दोनों को। यह सिस्टम यूज़ करता है डिफरेंशियल बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग यानी कि DBPS के 1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड ट्रांसमिशन के लिए और डिफरेंशियल क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग DQPS के 2 मेगाबाइट पर सेकेंड एज अ मॉड्यूलेशन स्कीम के लिए। अगेन मैक्सिमम ट्रांसमिट पावर 1 वाट होता है US में, 100 मेगावाट EIRP होता है यूरोप में और 10 मेगावाट पर मेगाहर्ट्ज़ जो होता है वो होता है जापान में। सिंबल रेट जो है वो है 1 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें रिजल्टिंग होता है एक चिपिंग रेट ऑफ 11 मेगाहर्ट्ज़। सारे बिट्स ट्रांसमिटेड होते हैं बाय द DSSS फिज़िकल लेयर और स्क्रैम्बल्ड होते हैं विद द पॉलिनोमियल SZ इक्वल Z की पावर 7 प्लस Z की पावर 4 प्लस 1 फॉर DC ब्लॉकिंग और वाइटनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम। आज के समय में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हैं 11 मेगाबाइट पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू 802.11b। 802.11b के अनुसार अभी भी बैकवर्ड कंपेटिबल हैं इन लोअर डेटा रेट्स के लिए। में हम दिखाएंगे आपको एक फ्रेम जिसमें यूज़ होगा फिज़िकल लेयर का और इसे बनाया जाएगा यूजिंग DSSS। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट दिया गया है IEEE 802.11 फिज़िकल फ्रेम का यूजिंग DSSS, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 128 बिट्स यूज़ हुआ है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, 16 बिट्स यूज़ हुआ है SFT के लिए, 8 बिट्स यूज़ हुआ है सिग्नल के लिए, अगेन 8 बिट्स यूज़ हुआ है सर्विस के लिए, नेक्स्ट 16 बिट्स यूज़ हुआ है लेंथ के लिए, अगेन 16 बिट्स यूज़ हुआ है हेडर एरर चेक यानी कि HEC के लिए। इसके बाद कुछ वेरिएबल बिट्स का यूज़ हुआ है पेलोड के लिए। आइए अब इस डायग्राम को डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम बताया गया था वो था एक फ्रेम ऑफ फिज़िकल लेयर यूजिंग DSSS। इस फ्रेम में भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है PLCP पार्ट यानी कि प्रीमेबल एंड हेडर। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पेलोड पार्ट। PLCP पार्ट हमेशा ट्रांसमिट करता है एट 1 मेगाबाइट पर सेकेंड पेलोड, यानी कि मैक डेटा यूज़ कर सकता है आइदर 1 MB पर सेकेंड और 2 MB पर सेकेंड। इस फ्रेम के फील्ड्स के बारे में इस तरीके से बताया गया है नीचे के पॉइंट्स में। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है सिंक्रोनाइजेशन का। पहले 128 बिट्स न केवल यूज़ होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, बल्कि इनकी मदद से सेटिंग, एनर्जी डिटेक्शन फॉर द CCA मिलता है और फ्रीक्वेंसी ऑफसेट कंपेंसेशन मिलता है। सिंक्रोनाइजेशन फील्ड में हमेशा हो सकते हैं स्क्रैम्बल्ड 1 बिट्स। स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर SFT, यह 16 बिट फील्ड होता है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर सिंक्रोनाइजेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्रेम, और इसमें हो सकता है कोई पैटर्न जो कि हो सकता है 111 00 4 times 1 00 111 01 और एंड नेक्स्ट 5 times 0 सिग्नल। ओरिजिनली केवल 2 वैल्यूज़ डिफाइन किए जाते हैं इस फील्ड के लिए, यह इंडिकेट करने के लिए कि पेलोड का जो डेटा रेट है वो क्या है। द वैल्यू 0x0a इंडिकेट करता है कि 1 मेगाबाइट पर सेकेंड एंड 0 × 14 इंडिकेट करता है 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। अदर वैल्यूज़ में जो हैं वो रिजर्व होते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी कि हायर बिट रेट्स के लिए। कोडिंग फॉर हायर डेटा रेट जो है हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फ्रेम है वो है सर्विस। यह फील्ड रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज़ के लिए, फिर भी 0x00 इंडिकेट करता है एक IEEE 802.11 कंप्लाइंट फ्रेम को। लेंथ
16 बिट्स का यूज़ करके हम इस केस में फॉर लेंथ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पेलोड के लिए माइक्रो सेकेंड्स में। नेक्स्ट है हेडर एरर चेक HEC। सिग्नल, सर्विस और लेंथ जो हैं वो ऐसे फील्ड्स हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड किया गया है हेडर एरर चेक के द्वारा, जिसमें कि यूज़ हुआ है ITUT CR616 स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो थर्ड वेरिएंट है IEEE 802.11 फिज़िकल लेयर का, वो है इंफ्रारेड फिज़िकल लेयर, जो कि बेस होता है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन पे। वह यूज़ करता है नियर विजिबल लाइट जो कि हो सकता है 850 to 950 nm पे। इंफ्रारेड लाइट जो है एक रेगुलेटेड नहीं है अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस। इस स्टैंडर्ड में रिक्वायर्ड नहीं होता है एक लाइन ऑफ साइट सेंटर और रिसीवर के बीच में, लेकिन यह ऑल्सो वर्क करता है विद द डिफ्यूज लाइट, जिसकी मदद से हम पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज जो होता है वो 10 मीटर होता है यदि कोई भी सनलाइट या हीट रिसोर्सेज इंटरफेयर नहीं होते हैं ट्रांसमिशन के साथ। टिपिकली इस तरह का नेटवर्क हमेशा वर्क करता है बिल्डिंग्स में, एग्जांपल्स क्लासरूम्स, मीटिंग रूम्स एट्सेट्रा। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक वॉल जो है इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है कि वो शील्ड कर सके 1 आयर बेस IEEE 802.11 नेटवर्क को किसी दूसरी सेक्शन से। आज के समय में कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल नहीं है जो कि दे सकें इंफ्रारेड कम्युनिकेशन को, जो कि बेस्ड हो 802.11 पे। प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं अप टू 4 मेगाबाइट पर सेकेंड, जिसमें यूज़ किया जाता है डिफ्यूज इंफ्रारेड लाइट। अल्टरनेटिवली डायरेक्टेड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन बेस्ड होता है IRDA पे, जिसे यूज़ किया जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।